आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGPSC प्रीलिम्स के लिए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि सुबह 7 बजे वाले वीडियो सीरीज से मैंने लिया हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों के कल वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा काकतीय वंश। देखो, बस्तर जिसको दंडकारण्य, महाकांतर, भ्रमरकोट, चक्रकोट आदि नामों से जाना गया, तो यहां पर जो है ना, काकतीय वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। लगभग इन्होंने 14वीं शताब्दी से रूल करना शुरू किया था। 1300 के बाद ये जो है ना बस्तर में आए थे और भारत के स्वतंत्रता तक इनका रूल रहा है। तो लगभग 600 साल तक इन्होंने रूल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें आपको कलचुरी टिक करना है। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक रूल किया, बस्तर में काकतीय शासकों ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली के लेखक कौन है? तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। प्यारेलाल गुप्ते इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट किताब है ये। अगला क्वेश्चन दिया है, भूगर्भित गुफाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? भूगर्भित गुफाओं मतलब जो जमीन के अंदर जो गुफाएं हैं, उसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर काफी सारी ऐसी गुफाएं हैं, जैसे कि कुटुमसर की गुफा है, दंडक गुफा है, कैलाश गुफा है। काफी सारी गुफाएं हैं जो कि जमीन के अंदर है, धरातल के अंदर। नॉर्मली नहीं तो पहाड़ों पर धरातल के ऊपर गुफाएं होती है। जो शेर की गुफा होती है, जहां आदिमानव रहते थे, वो धरातल के ऊपर वाली गुफा है। जैसे हम सिंघनपुर की गुफा देखेंगे, रामगढ़ की पहाड़ियों में जो जोगीमारा की गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा है, वो धरातल के ऊपर है। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की गुफाएं हैं, वो धरातल के नीचे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति स्वयं को बलराम का वंशज मानती है? तो देखो, जो हलबा जनजाति है, ये खुद को बलराम, जो श्री कृष्ण जी के भाई हैं, उनका वंशज मानती है। तो हलबा जनजाति, ये हलवाहक हैं और हलवाहक से ही हलवा बना हुआ है। और हलवाहक होने के कारण ही ये जो है ना, बलराम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, मतलब खुद को बलराम का वंशज मानते हैं, क्योंकि जो बलराम जी है वो हल धारण करते थे ना, वो खुद हलवाहक थे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है? अमावस्या के दिन। तो देखो, हरेली ये जो है श्रावण मास में मनाया जाता है, जिसको सावन भी कहते हैं, सावन अमावस्या को। रक्षाबंधन ये पूर्णिमा को होता है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा। हाँ, उसके बाद पोला। पोला जो है ना, ये आपका मनाया जाता है भाद्रपद अमावस्या। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा पर्व अमावस्या, कौन सा पर्व पूर्णिमा। तो हरेली श्रावण अमावस्या, पोला भादो अमावस्या, दीपावली कार्तिक अमावस्या, और जो रक्षाबंधन है ये मनाया जाता है सावन पूर्णिमा को। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन हम अच्छा कूटना 1, 3, 4, 1 मिनट, 1, 3, 4 कौन सा पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है ना? 1, 3, 4। तो 1, 3, अरे यहाँ कूट मैंने गलत दे दिया है। एक बार देखते हैं कुछ क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। हरेली सावन अमावस्या, रक्षाबंधन भादो अमावस्या, दीपावली कार्तिक अमावस्या। अंधेरा रहता है ना इन दिनों। और जो रक्षाबंधन है वो सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकलव्य प्रयास और छूलो आसमा का संबंध किस क्षेत्र से है? एकलव्य प्रयास और छूलो आसमा, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इन सभी का जो संबंध है वो आपका है एजुकेशन से, शिक्षा से इनका संबंध रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, शिक्षा। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मतलब शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, जो बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये योजनाएं चलाई गई है। इसके माध्यम से जो बच्चे हैं ना, उनका 9वीं से एडमिशन होता है, जहाँ तक प्रयास में शायद 9वीं से होता है, बाकी कुछ में 11वीं से होता है जहाँ तक। तो इसमें जो है ना, उनको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि पीईटी हो गया, पीएमटी हो गया, तो उन सब की पढ़ाई भी यहाँ पर बच्चों को करवाई जाती है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा, ये सारी चीजें जो हैं शिक्षा से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग कहां की गई थी? तो भाई, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग हुई थी 1924 रायपुर जिला परिषद में। 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में मांग उठाई गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला कथन दिया है 1889 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र का पंजीयन हुआ। बिल्कुल ये सही कथन है। राजनांदगांव रियासत में एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, भगवान दीप, तो उसके द्वारा इसको जो है रजिस्टर करवाया गया, रजिस्टर मतलब पंजीयन, लेकिन ये जो है प्रकाशित नहीं हो पाया और इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, प्रकाशित नहीं हो पाया, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन पंजीकृत हुआ था। तो ये सही कथन है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे जी थे। ठीक है, ये भी ये वर्ष 1900 में प्रकाशित होना आरंभ हुआ और छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्रिका था, प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ से निकलने वाला। ये मासिक छपता था और 1903 तक ये लगातार छपता रहा, पेंड्रा रोड बिलासपुर से। बाद में फिर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन इनकी सही नहीं थी, मतलब खर्चा नहीं निकल पा रहा था, तो इसको बंद करना पड़ा। महाकौशल छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक पत्रिका थी, तो ठीक है ये भी 1951 में। तो यहां तीनों कथन सही हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 स। अगला दिया है भोगवती पुरेश्वर की उपाधि छत्तीसगढ़ के किन शासकों द्वारा धारण की जाती थी। तो भाई भोगवती पुरेश्वर की उपाधि जो है ना, ये नागवंशी शासकों द्वारा धारण की जाती थी। नागवंशी शासक जो बस्तर में रूल करते थे, छिंदक नागवंशी, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 नागवंश है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, छिंदक जो बस्तर में रूल करते थे, फणी जो कवर्धा में रूल करते थे। तो छिंदक नागवंशी शासक भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी किस लेखक द्वारा लिखी गई कहानी है। तो भाई जो माधवराव सप्रे हैं उनके द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। बड़ा ही मार्मिक कहानी है, आप लोग पढ़िएगा, स्कूल के किताब में ये था। हमारे टाइम पे नहीं था, बाद में था। मतलब मेरे टाइम पे नहीं था, आप लोगों के समय रहा होगा, मैं तो आप लोगों से काफी पहले, तो आप लोगों के समय रहा होगा। मैंने अपने छोटे भाई के बुक में इसको पढ़ा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है। तो भगवान शिव को समर्पित नहीं है कौन सा। राजीव लोचन मंदिर विष्णु जी से संबंधित है। देवरानी जेठानी मंदिर शिव जी से संबंधित है। मड़वा महल भी शिव जी से संबंधित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये भी विष्णु जी से संबंधित है। तो राजीव लोचन मंदिर कहां पर है भाई, गरियाबंद राजिम में। देवरानी जेठानी का मंदिर बिलासपुर के ताला गांव में। मड़वा महल ये कबीरधाम में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद में। तो आपका जो राजीव लोचन मंदिर है और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों जो हैं शिव जी को समर्पित नहीं है, विष्णु जी से संबंधित है। तो 11 का हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा कथन असत्य है। तो भाई सागौन वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो सागौन वृक्ष में फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है, गलत है ये, गलत 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 गलत। ध्यान रखना, यहां साल होना था। साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है ना, तो आपका यही आंसर होना चाहिए, बाकी सब सही होगा। फिर नई फसल आने पर नवाखानी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र में जब नया फसल आ जाता है ना, मतलब खेतों में फसल जब पकना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है नवाखानी मनाया जाता है। आम पकने पर आमाखाई मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में, ये भी ठीक है। कृषि के दौरान कोरवा जनजाति द्वारा कोरा नामक पर्व मनाया जाता है, ये भी सही है। तो आपका जो असत्य है वो कौन सा है भाई, ये सागौन बोल दिया है ना, जबकि साल है। तो साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है, न कि सागौन। तो अ जो है आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा। बाबू, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बाबू है ना, वो छोटे बच्चे को बोला जाता है। तो जो छोटी बच्ची होगी उसको क्या बोलेंगे, नोनी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखो जो कोठली जलप्रपात है ये बलरामपुर जिले में है, कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्मा जलप्रपात कहां स्थित है। तो भाई दुर्मा जलप्रपात ये जो है ना सुकमा जिले में स्थित है, दुर्मा जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में तहसीलों का गठन किया गया। तो ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार जमाया, तो फिर उन लोगों ने यहाँ पर जो है ना तहसील वगैरह बनाना शुरू किया। तो किस किस को तहसील बनाया उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, एक तो था रतनपुर, हाँ, दूसरा था रायपुर, तीसरा था धमतरी। तो रतनपुर, रायपुर, धमतरी, इन तीनों को जो है तहसील बनाया गया। 2 3 4 ये जो है आपका उत्तर होगा, 2 3 4 ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कवि गोपाल मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? तो भाई कवि गोपाल मिश्र की रचनाएं हैं, आपको देखते हैं, भक्ति चिंतामणि इनकी रचना है। भक्ति चिंतामणि इनकी रचना है। सुदामा चरित इनकी रचना है। जैमिनी अश्वघोष भी इनकी रचना है। राम प्रताप भी इनकी रचना है। राम प्रताप ना अधूरी रह गई थी, जिसको इनके पुत्र ने पूरा किया। इसके अलावा एक रचना याद रखना, खूब तमाशा, जो इनकी काफी फेमस रचना है, खूब तमाशा। तो ये सभी रचनाएं जो हैं कवि गोपाल मिश्र जी की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांडु वंश के किस शासक का दूसरा नाम भरतबल था? तो देखो, जो पांडु वंश का संस्थापक था इंद्रबल, इसी का दूसरा नाम था भरतबल। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, राजनांदगांव में स्थापित त्रिवेणी स्मारक में किन विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है? तो भाई तो देखो, इसमें ना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, इसमें नहीं है। तो राजनांदगांव समझ के आप ठाकुर जी को इसमें शामिल मत करना। जो ये 3 लोग हैं ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जिनका जन्म खैरागढ़ में हुआ था, बलदेव प्रसाद मिश्र इनका जन्म राजनांदगांव में ही हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध ये तो मेरे ख्याल से ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तो ये तीनों की जो कर्म भूमि थी वो राजनांदगांव थी, और तीनों ही जो है ना देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे, और साहित्य की इन्होंने काफी सेवा की। तो इसी कारण इनको जो है एक सम्मान देने के लिए, और तीनों जो है ना एक साथ रहा भी करते थे, मतलब साथ में थे भी। तो इसीलिए जो है ना इनको त्रिवेणी स्मारक में इनको स्थान दिया गया, मतलब त्रिवेणी स्मारक बनाया गया है इन्हीं के लिए। तो 2 3 4 ये ध्यान रखना आप लोग, 2 3 4 इनकी रचनाएं क्या क्या है वो भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ जनजाति दूसरे तरफ स्थानीय स्थानांतरित कृषि। तो देखते हैं, बैगा, बैगा का है बेवार, बैगा जो है बेवार करेंगे, बेवार नामक कृषि। कोरवा का होगा देवारी, गोंड धारिया या बेवार, भत्रा जो है दहिया। तो आपका कूट बन रहा है 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर किस स्थान पर है? रुखड़ स्वामी, तो भाई ये खैरागढ़ में है, रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, नल वंश के विषय में किन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है? तो नल वंश के विषय में हमको जानकारी मिलती है पोढ़ागढ़ से, राजिम से, अमरावती से, प्रयाग से, इन सभी से जो है हमको नलवंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे हमको जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने नलवंशी शासक को पराजित किया था। तो 1 2 3 4 आपका आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन है, पीथमपुर नगर किस नदी के तट पर है? पीथमपुर ये जो है हसदो नदी के तट पर है, पीथमपुर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, यह किसके विवरण से ज्ञात होता है? तो देखो, मौर्य सम्राट अशोक, इनके बारे में मतलब इन्होंने छत्तीसगढ़ के सिरपुर में निर्माण कार्य करवाया था। तो ये लिखा है वेनसोंग ने, जो चीनी यात्री था ना वेनसोंग, इसने, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था, सिरपुर में रुका भी रहा। तो ध्यान रखना। महाकवि ईशान, ये जो है ना महाशिवगुप्त बालार्जुन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डीपाडीह नामक पुरातात्विक स्थल छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात के निकट है? तो ये बलरामपुर में है डीपाडीह, जो कि कोठली नदी, कोठली, एक मिनट, जलप्रपात, हाँ, कोठली जलप्रपात के निकट स्थित है। कोठली जलप्रपात जो कि कन्हार नदी पर है, तो उसी के निकट आसपास है डीपाडीह। अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर के निर्माण के समय रतनपुर का कलचुरी शासक कौन था? भोरमदेव मंदिर का जब निर्माण हुआ उस समय कलचुरी शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो देखो, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ ये आपको ध्यान रखना है। तो 1089 को भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ, लगभग, ये क्या लिख रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा, 1089 में भोरमदेव मंदिर का निर्माण होता है। तो इस समय कौन शासक था? तो वो था भाई पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम के शासन की बात करें तो 1065 से लेकर के 1095 बताया जाता है, मतलब कि इसी समय जो ये जो 1089 है उस समय पृथ्वीदेव प्रथम रूल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया है, ई राघवेंद्र राव को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में किस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखो, जो ई राघवेंद्र राव है, बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव, ये 1942-43 में जो है ना वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे, और
इस तरह मतलब वायसराय के कार्यकारिणी में सदस्य बनने वाले छत्तीसगढ़ के ये एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये किस सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे ये आपको बताना है। तो ये जो है ना विधि सदस्य के रूप में चुने गए थे। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी रचना वेरियर एल्विन की नहीं है। तो देखो द बैगाज है, द गौर है, द मुड़िया गॉड्स, मुड़िया एंड घोटुल, मुड़िया एंड देयर घोटुल ये है। लेकिन जो द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर ये जो है ना जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन दिया है बाबा पुरुषोत्तम दास ने किस स्थान से रौलट एक्ट का विरोध किया। रौलट एक्ट, तो जो बाबा पुरुषोत्तम देव है इन्होंने रतनपुर से रौलट एक्ट का विरोध किया था वर्ष 1919 में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में भारत माता मंदिर कहाँ है। तो भारत माता मंदिर जो है कटघोरा में है, कटघोरा जो काफी पहले बना था, कोरबा जिले के अंतर्गत आएगा ये। तो कटघोरा कोरबा में भारत माता मंदिर। अगला क्वेश्चन है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री किस लोकसभा में केंद्रीय मंत्री थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री कौन है भैया, डॉक्टर रमन सिंह। तो ये जो है ना 2003 से लेकर के 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने से पहले ये जो है केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे। किस मंत्री किस लोकसभा में ये आपको बताना है। तो ये जो है ना 13वीं लोकसभा में ये जो है ना वित्त मंत्री थे। 13वां लोकसभा कब से कब तक था। तो 1999 से 2004 तक ये रहा। तो इसी में ये जो है ना केंद्रीय मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और इनको जो है वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था। बाद में फिर 2003 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और भाजपा की जीत होती है तो फिर इनको जो है छत्तीसगढ़ वापस बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छेरछेरा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो छेरछेरा जो कि पौष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व है, तो इसी नाम से एक उपन्यास लिखा गया है। किनके द्वारा, तो कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा लिखा गया है, कृष्ण कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी। तो भाई सिंह थी राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की राजमुद्रा। राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में हमको जानकारी कहां से मिलती है, तो आरंग ताम्रपत्र से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख उत्कीर्ण करवाए। तो ये सरभराज का नाम याद रखेंगे, इसने जो है प्राकृत के स्थान पर संस्कृत में लेख लिखवाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है कलचुरी काल में कौन सा एक मापन की इकाई नहीं थी, मापन। तो पसेरी था, सेरी था, मन था। कोरी जो है ना ये मापन की इकाई नहीं थी, ये एक तरह से कहना चाहिए आपका जो रुपया पैसा है उससे रिलेटेड होता था। कोरी गणना की इकाई हम बोल सकते हैं। मापन की इकाई पसेरी था, सेरी था, मन था, कोरी नहीं था। तो स आपका उत्तर होगा। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है ये आपको बताना है। तो यहां आप ध्यान रखना महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हो गया है अब बस्तर विश्वविद्यालय। काफी सारे बच्चे ना कंफ्यूज हैं कि वो गुंडाधुर को बता रहे हैं कि जो बस्तर विश्वविद्यालय है वो गुंडाधुर के नाम पर हो गया। तो नहीं, महेंद्र कर्मा के नाम पर हो गया है बस्तर विश्वविद्यालय। और जगदलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है वो आपका हुआ है बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। और जो गुंडाधुर हैं उनके नाम पर बस्तर जिले में जो कृषि महाविद्यालय है वो जो है गुंडाधुर के नाम पर है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में निम्न मराठा जिलेदार नियुक्त हुए। तो देखो 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए जाते थे। तो इनका क्या बताना है आपको, क्रम बताना होगा क्या। हाँ, इन जिलेदारों का कालक्रम क्या होगा ये आपने बताना है। तो देखते हैं भाई इनका कालक्रम क्या हो सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले आएगा आपका कृष्णा राव, सबसे पहले क्या आ जाएगा, कृष्णा राव। उसके बाद आएगा अमृत राव, फिर आएगा दुर्गा प्रसाद, फिर आएगा गोविंद राव, आखिर में आएगा गोपाल राव। इस बीच में ना और थे, टोटल 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे, टोटल 8। तो इनका कालक्रम आप लोग याद रखिएगा। सीजीपीएससी में ना 3-4 बार जो मराठा सूबेदार हैं उनका क्रम पूछा था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, मराठा सूबेदार। और ये जो जिलेदार हैं इनको भी याद रखना, 8 है जिलेदार। तो इसका जो क्रम होगा 1 2 3 4 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 5।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सुकमा किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई सुकमा जो है ना ये सबरी नदी के तट पर स्थित है, जिसको कोलाब भी कहते हैं, कोलाब। तो ये जो है ना अपना सबरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोला जा रहा है, एक तरफ जनजाति दूसरे तरफ पारंपरिक कार्य। तो कंवर जनजाति इनका पारंपरिक कार्य सैन्य कार्य होता था, सैनिक के रूप में। कोरकू जो है कोयला खोदने का, ना कोरकू कोयला नहीं, मिट्टी खोदने का काम करते हैं। खैरवार कत्था निकालने का, कोल कोयला खोदने का। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं घोटुल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाई घोटुल के संबंध में ना देखते हैं सदस्य चेलिका और मोटियारिन कहलाते हैं, ठीक है। ये मुखिया सिरेदार और बेलोसा कहलाता है। हाँ, जो लड़कों के जो मुखिया होता है वो सिरेदार, लड़कियों की बेलोसा, ठीक है। ये युवती सदस्यों की मुखिया प्रायः वरिष्ठ विधवा सदस्य होती है, ये गलत है। इस तरह की जो चीज है ना वो धुमकुरिया में होता है, उरांव जनजाति के। इसमें सदस्य केवल वयस्क मुरिया ही होते हैं, ये भी गलत है। इसमें बच्चे भी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है 1937 के प्रांतीय चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो यहां पर ना आप ध्यान रखना, बाल गंगाधर खरे, इनको बोला जाता है बीजी खरे, बीजी खरे, और इनको बोला जाता है एन बी खरे। तो इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हुआ था। मुझे एक बार इंटरव्यू में, अभी जब असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझसे यही चीज़ पूछा गया था, तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया एन बी खरे बीजी खरे में। वैसे इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखो आप जो है बीजी खरे को याद रख सकते हो, बी याद रखिएगा, बी से बंबई याद रखिएगा, बी से बंबई, बी से बाल गंगाधर खरे या फिर बीजी खरे जो कि बंबई के मुख्यमंत्री बने। और बच गया फिर एन बी खरे, एन बी खरे जो है अपने मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री हुए। एन बी खरे, नारायण भास्कर खरे, मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद। उससे पहले भी मुख्यमंत्री होते थे लेकिन अधिकतर 1937 का पूछा जाता है। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार के प्रथम मुख्यमंत्री बने एन बी खरे, मतलब नारायण भास्कर खरे। उसके बाद इनकी जो सरकार है वो मात्र 1 साल चलती है, फिर इनकी सरकार गिर जाती है। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में दूसरा जो मंत्रिमंडल है वो तैयार होता है, ध्यान रखना। बी एन खरे ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीर विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो ये ना किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा तीर विवाह को लेकर के कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीर विवाह जो है बिंजवार जनजाति में ही प्रचलित है। होता क्या है, मान लो किसी लड़की का अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लड़का नहीं मिल रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो ऐसी दशा में उसका जो है ना तीर के साथ विवाह कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। गोंड स्वयं को कोयतुर कहते हैं, जी हाँ भाई ठीक है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दुल्हा देव हैं, ये भी ठीक है। गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व प्रचलित है, ये भी ठीक है। गोंड जनजाति हल्बी बोली का भी प्रयोग करते हैं, तो ये सही है। देखो जो गोंड जनजाति के लोग हैं उनकी संपर्क बोली है गोंडी, लेकिन जो बस्तर क्षेत्र में रहते हैं ना, बस्तर क्षेत्र के खास करके जो मैदानी क्षेत्रों में, जो बस्तर जिला है, कोंडागांव जिला का जो मैदानी क्षेत्र है, उस तरफ के जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो हल्बी बोली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर ये गोंडी ही बोलते हैं। इनकी संपर्क बोली गोंडी है, लेकिन काफी सारे क्षेत्रों में हल्बी का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हल्बी जो है बस्तर की लोक बोली है। तो यहां पर बोल रहा है मतलब हल्बी बोली का भी प्रयोग करते हैं, तो ये ठीक होगा। अगर ऐसा बोलता ना कि गोंड जनजाति के लोग केवल हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं, तो ये कथन गलत हो जाता। अगला हम लोग देखते हैं 5वां, गोंड जनजाति का संकेंद्रण केवल बस्तर क्षेत्र में है, तो भाई ये गलत होगा। देखो बस्तर क्षेत्र में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन क्या प्रश्न यहां पर दिया क्या है, केवल बस्तर क्षेत्र में, तो केवल शब्द लग के जो है यहां पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो बस्तर के अलावा शेष छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं। हाँ, बस्तर में थोड़ा जो इनकी जो जनसंख्या है वो थोड़ी ज्यादा है दूसरे क्षेत्रों की तुलना में, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के दूसरे स्थान में भी निवास करते हैं, तो आपका ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी चारों जो है सही होंगे। तो 1 2 3 4 आपके जो हैं सही होंगे, सॉरी।
कौन छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण के पक्ष में नहीं था? तो देखो, जो अपने पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ये नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बने। अगला क्वेश्चन दिया है, पुरातात्विक महत्व रखने वाला छिपछिपी किस जिले में स्थित है? छिपछिपी नाम बड़ा मजेदार टाइप का है, छिपछिपी। तो ये किस जिले में है भाई? तो कोरिया जिले में है छिपछिपी, और ये पुरातात्विक महत्व का स्थल है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। मुरिया जनजाति के लोग रोग का इलाज लोहों से दाग कर करते, सॉरी मुरिया बोला शायद मैंने, भुंजिया, भुंजिया। तो ये ठीक है, पहला कथन। अगला दिया है, भुंजिया जनजाति में दो समूह पाए जाते हैं, चय खुटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। ये भी ठीक है। भुंजिया जनजाति में रसोई के लिए अलग से कमरा होता है जिसे लाल बंगला कहा जाता है। ये भी सही है भाई। तो यहां आपका उत्तर होगा 1 2 3, 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति सबरी को अपना पूर्वज मानती है? तो भाई सबरी को कौन अपना पूर्वज मानते हैं? तो सौरा जनजाति के लोग, जो सांप पकड़ने का पारंपरिक कार्य करते हैं ना, सौरा जनजाति के लोग, तो ये सबरी को खुद का पूर्वज बताते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के समय किस जिलेदार को सरकारी राशि के गबन के आरोप में जिलेदार के पद से पदच्युत किया गया था? मतलब कुछ घोटाला किया था। तो ये है अपना सदरुद्दीन, इसने घोटाला किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए बोल रहा है। अच्छा दूसरा है ना, मैं पहले भी आया था होगा सोच रहा था। अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। जी हाँ बिल्कुल सही है। अबुझमाड़िया स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। ये भी सही है। अबुझमाड़ का अर्थ अज्ञात है, मतलब अबुझमाड़ शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है अज्ञात, जिसको नहीं जानते। अबुझ बोल रहा है ना। अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित कृषि पद्धति पेद्दा कहलाती है। ये भी ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण केवल नारायणपुर जिले में। तो यहां पर फिर से केवल शब्द आ गया। तो भाई ये जो है ना अबुझमाड़िया, ये नारायणपुर जिले के अलावा बीजापुर जिले में भी संकेंद्रित है। तो नारायणपुर बीजापुर में संकेंद्रित है। तो यहां पर पांचवा गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 आपका जो है सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कौन सा जनजातीय विद्रोह मराठों द्वारा टकोली में वृद्धि किए जाने के विरोध हुआ था? तो ये जो तारापुर का विद्रोह है ना, ये टकोली मतलब कि जो भू राजस्व है उसमें वृद्धि के कारण हुआ था। यहाँ के जो जमींदार थे वो थे लाल दलगंजन सिंह, और यह विद्रोह सफल हुआ था। मतलब जो टकोली है वो वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को शुरू करने का श्रेय किस काकतीय शासक को जाता है? तो ये जाता है भाई पुरुषोत्तम देव। इन्होंने जो है बस्तर दशहरा को शुरू किया था। जगन्नाथपुरी की यात्रा से वापस लौटे और बस्तर में रथ यात्रा गोंचा और रथ यात्रा दशहरा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी में पहुना का क्या अर्थ होता है? तो पहुना जो है मेहमान को कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, किससे छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है? तो किस्मत बाई देवार, इनको जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर संभाग के किन जिलों में रेल यातायात मौजूद है? तो देखो बस्तर संभाग में ना बस्तर जिले में रेल है, उसके बाद दंतेवाड़ा में, बाकी कोंडागांव में नहीं है, सुकमा में नहीं है, बीजापुर में नहीं है। कोंडागांव में कुछ ही समय में शायद हो सकता है, क्योंकि जो जगदलपुर रावघाट जो रेल परियोजना है वो आ रही है। अच्छा कांकेर में भी रेलवे है, ध्यान रखना अभी। तो यहाँ बस्तर और दंतेवाड़ा आपका उत्तर होगा। जो के लाइन है ना, के रेल लाइन, तो वो इसी बीच है, किरंदुल और विशाखापट्टनम। किरंदुल जो दंतेवाड़ा का एक नगर है जहाँ लौह अयस्क की खदानें हैं। तो आपका कूट क्या बन रहा है भाई? 1 और 3 कूट बनेगा ना, 1 और 3, दंतेवाड़ा और बस्तर। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई। ठीक है ये। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ देश का पहला 0 पावर कट वाला राज्य है। ये भी ठीक है। अगला दिया है, 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का 5 भागों में विभाजन कर दिया गया। ये भी ठीक है। 5 भाग कौन कौन से थे आप लोग अगर बताना चाहें तो बताइएगा। तो यहाँ तीनों कथन सही होगा, तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गुरु माय का संबंध किससे? गुरु माय, तो भाई इसका संबंध होता है जगार से। जो जगार गीत गाने वाली जो मुख्य महिला होती है उसको गुरु माय कहते हैं। गुरु माय हिंदी में होगा गुरु माता, गुरु माता, ये
गुरु माय। अगला क्वेश्चन वीडियो का जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश काल में रायपुर के पहले पोस्टमास्टर के रूप में किन की नियुक्ति हुई? तो भाई स्मिथ, इसको जो है पोस्ट मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी मतलब मैं चाहूँगा कि आप में से अधिकतर लोग जो है पेपर अच्छे से दें, और मैंने जितना भी किया आपके लिए मतलब अच्छा हो, ये मतलब उम्मीद करूँगा। तो वीडियो फ़िलहाल यहीं एंड करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।